बायोएनर्जेटिक्स के रिमेनिंग क्वेश्चंस कराएंगे। 37 देखो, क्लोरोफिल बी इज फाउंड अलॉन्ग विद द क्लोरोफिल ए। एक सेकंड, हाँ ठीक है, 37 से हमारा रिमेन था। Chlorophyll B is found along with the chlorophyll A in few green plants and all the algae, all green plants and all the algae, all green plants and few alga, and few green plants and green alga। ब्लू ग्रीन एल्गा के अंदर बैक्टीरियो क्लोरोफिल आपके पास मौजूद होता है, ठीक है। तो एल्गा के अंदर तो आपके पास क्या मौजूद होगा, बैक्टीरियो क्लोरोफिल। ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड फ्यू अल्गा, तो 37 के अकॉर्डिंग हमारे पास जो है ऑप्शन नंबर सी, ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड फ्यू अल्गा। क्योंकि सारे अलगा तो हम नहीं बोल सकते, क्योंकि कुछ होते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल रखने वाले, सही है, और कुछ होते हैं जिसमें क्लोरोफिल भी आपके पास मौजूद होता है। तो क्लोरोफिल भी प्लांट के तो हर स्पीशी के अंदर है, तमाम जितने भी ग्रीन प्लांट्स है, तो ऑल द ग्रीन प्लांट्स। लेकिन ऑल अलगे हम नहीं बोल सकते, क्योंकि तमाम अलगा के अंदर कुछ ब्राउन अलगा होते हैं, कुछ आपके पास येलोइश ग्रीन अलगा होते हैं, कुछ येलोइश अलगा होते हैं आपके पास, कुछ ऑरेंज कलर अपना दे रहे होते हैं। तो इट मीन्स कि उनके अंदर क्लोरोफिल भी मौजूद नहीं होता। लेकिन जो ग्रीन कलर का आपके पास होता है, ठीक है, वैसे तो आमतौर पर बैक्टीरिया के अंदर जो क्लोरोफिल होता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल, लेकिन कुछ ऐसे भी अलगा आपके पास मौजूद होते हैं जिसमें क्लोरोफिल भी मौजूद होता है। तो ऑल द ग्रीन प्लांट्स एंड फ्यू अलगा, ऑप्शन सी। क्लोरोफिल्स आर सॉल्युबल इन, क्लोरोफिल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, सही है। कार्बन टेट्राक्लोराइड एल्कोहल, कार्बन टेट्राक्लोराइड इन अल्कोहल एंड वाटर, वाटर आपके पास इनऑर्गेनिक है, सही है, या ये कह लो कि पोलर है, जबकि कार्बन टेट्राक्लोराइड और अल्कोहल नॉन पोलर है। तो बोथ ऑफ दिस, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड द अल्कोहल आपके 38 का सी। पिकअप द वन इज कॉल्ड एज एक्सेसरी पिगमेंट, कल पढ़ा था हम लोगों ने कैरोटीन और जेंथोफिल क्या होते हैं आपके पास, एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही हो गया। दे अब्जॉर्ब द लाइट एंड ट्रांसफर द एनर्जी टू द क्लोरोफिल ए वाया द क्लोरोफिल बी। देखो सबसे पहले क्या होता है कि आपके पास यहाँ पर पूछा ये जा रहा है कि कौन सा ऐसा आपके पास जो है यहाँ पर पिगमेंट है जो कि लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, एंड देन फिर क्या करता है, क्लोरोफिल बी को ले जाके देता है, फिर क्लोरोफिल बी से वो एनर्जी ट्रांसमिट होकर क्लोरोफिल ए की तरफ चली जाती है। तो दे एब्जॉर्ब द लाइट एनर्जी, मतलब गिवन ऑप्शन में से वो वर्ड यहाँ पर रखिए, इट एब्जॉर्ब द लाइट एनर्जी एंड ट्रांसफर द एनर्जी टू द क्लोरोफिल ए बाय द क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल बी की मदद से क्लोरोफिल ए तक एनर्जी को लेके जाता है, मतलब कह रहे हैं ना क्लोरोफिल ए वाया द क्लोरोफिल बी, मतलब क्लोरोफिल बी की मदद से क्लोरोफिल ए के पास लेकर के जाता है। तो ये कैरोटीन का काम, कैरोटीनॉइड्स का काम है। कैरोटीनॉइड्स क्या काम करते हैं, क्लोरोफिल जो है ना ए तक एनर्जी लेकर के जाते हैं क्लोरोफिल बी से। इनका पाथवे देखो अगले एमसीक्यूज में लिखा हुआ है। कैरोटीनॉइड्स क्या करते हैं, क्लोरोफिल बी से एनर्जी लेकर के जाते हैं क्लोरोफिल ए तक। तो 41 का हो गया सी और 40 का भी हो गया सी, ठीक है। सम कैरोटीनॉइड्स प्रोटेक्ट द क्लोरोफिल फ्रॉम इंटेंस लाइट बाय एब्जॉर्बिंग एक्सेस लाइट एनर्जी, डिसिपेटिंग एक्सेसिव लाइट एनर्जी, ट्रांसफरिंग एक्सेस लाइट एनर्जी टू द क्लोरोफिल ए, एब्जॉर्ब एंड डिसिपेटिंग द एक्सेस लाइट एनर्जी। सम कैरोटीनॉइड्स प्रोटेक्ट द क्लोरोफिल फ्रॉम इंटेंस लाइट बाय, यहाँ पर रोल ऑफ कैरोटीनॉइड्स आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास इंटेंस लाइट से जो है ना, यानी कैरोटीनॉइड्स प्रोटेक्ट द क्लोरोफिल फ्रॉम इंटेंस लाइट बाय, कैरोटीनॉइड जो आपके पास है ये क्लोरोफिल को हाईली इंटेंसिटी लाइट जो होती है उससे कैसे बचाते हैं। एब्जॉर्बिंग एक्सेसिव लाइट एनर्जी, क्या एब्जॉर्ब कर लेते हैं एक्सेसिव लाइट एनर्जी को खुद, तो क्लोरोफिल बच जाता है। सारी की सारी एनर्जी को डिसिपेट कर देते हैं, तो इसलिए आपके पास क्लोरोफिल बच जाता है। ट्रांसफरिंग एक्सेस लाइट एनर्जी टू क्लोरोफिल ए, अगर क्लोरोफिल ए को ज़्यादा एनर्जी ट्रांसमिट कर देगा तो वो तो वैसे ही ख़राब हो जाएगा, तो ये तो प्रोटेक्ट कर ही नहीं सक रहा है इस ऑप्शन में। एब्जॉर्बिंग एंड डिसिपेटिंग एक्सेसिव लाइट एनर्जी, अब देखो लाइट एनर्जी को अगर कंप्लीटली डिसिपेट कर देगा तो उससे एनर्जी निकल कर जाती है क्लोरोफिल बी के पास एंड देन क्लोरोफिल ए के पास, तो एनर्जी तो वो कुछ तो एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन सारी एब्जॉर्ब नहीं करेगा और सारी डिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि कुछ तो एब्जॉर्ब करेगा ना, तो सारी डिसिपेट नहीं कर रहा, और सारी एब्जॉर्ब नहीं करेगा मतलब एवरीथिंग इज नॉट बीइंग एब्जॉर्ब, मतलब थोड़ा सा एब्जॉर्ब करेगा, थोड़ा सा डिसिपेट करेगा। थोड़ा सा क्यों एब्जॉर्ब करेगा, ताकि क्लोरोफिल बी को दे, ताकि क्लोरोफिल ए तक एनर्जी पहुंचे, लेकिन सारी इसलिए नहीं एब्जॉर्ब करेगा क्योंकि सारी एब्जॉर्ब कर लेगा तो भाई प्रोटेक्शन कैसे होगी एक्सेसिव लाइट एनर्जी से। तो इसका ऑप्शन डी इज राइट, एब्जॉर्बिंग एंड डिसिपेटिंग एक्सेसिव लाइट एनर्जी, एब्जॉर्ब करेगा जो उसको चाहिए और एक्सेसिव जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा उसको क्या कर देगा, डिसिपेट कर देगा। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इंटेंसिव लाइट इज प्रोवाइडेड बाय द कैरोटीनॉइड्स टू, कैरोटीनॉइड्स की मदद से प्रोटेक्शन किसको मिलती है, अभी इन्होंने पढ़ा सम कैरोटीनॉइड्स प्रोटेक्ट द क्लोरोफिल फ्रॉम इंटेंस लाइट बाय। अब आपसे यहाँ पर ये पूछ रहा है कि कैरोटीनॉइड्स किस क्लोरोफिल को या किस पिगमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम एक्सेसिव लाइट एनर्जी से, जी बताइए भाई। हाँ, क्लोरोफिल ए एंड ह्यूमन आइज, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इंटेंस लाइट प्रोवाइडेड बाय द कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स ह्यूमन आइज के भी अंदर मौजूद होते हैं, और ह्यूमन आइज के अंदर जो आपके पास बेटा ये भी क्या कर रहे होते हैं, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, लेकिन एक्सेसिव लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करते। तो क्लोरोफिल ए को मेनली तौर पर कैरोटीनॉइड क्या करता है, असल में कैरोटीनॉइड से जो एनर्जी आती है वो क्लोरोफिल बी के थ्रू वो पहुंचाता है क्लोरोफिल ए के पास, या क्लोरोफिल ए को देता है।
तो मेनली वो किसको देता है, क्लोरोफिल ए को देता है। तो असल में वो प्रोटेक्शन जिसको एनर्जी देता है उसी की प्रोटेक्शन करता है, तो क्लोरोफिल ए को प्रोटेक्ट करेगा। साथ में ह्यूमन आइज़ के अंदर ये मौजूद होता है, तो इससे ह्यूमन आइज़ के भी अंदर क्या करता है कि प्रोटेक्शन का काम करता है, एब्जॉर्बिंग नॉर्मल रेंज ऑफ लाइट एंड ट्रांसमिटिंग द एक्सेसिव रेंज ऑफ लाइट। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया आपके पास, कहा गया क्लोरोफिल ए एंड ह्यूमन आइज़। एक चीज़ याद रखना, आपके पास एक्सेसरी पिगमेंट, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। एनर्जी कैरोटीनॉइड किसको प्रोवाइड करता है, क्लोरोफिल ए को, क्लोरोफिल बी के थ्रू जाता है, मतलब क्लोरोफिल बी रास्ते में बनने वाला पुल है बेसिकली। ठीक है, और क्लोरोफिल बी और ह्यूमन आइज़ को दोनों को प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है, कैरोटीनॉइड प्रोवाइड करता है। कैसे, एब्जॉर्बिंग सम अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड डिसिपेटिंग एक्सेसिव अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी। नेक्स्ट, एब्जॉर्बिंग स्पेक्ट्रम फॉर क्लोरोफिल इंडिकेट द एब्जॉर्प्शन इज मैक्सिमम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो हमारे पास था, जो हमने पढ़ा था बायोएनर्जेटिक्स के चैप्टर में, क्लोरोफिल के लिहाज से इंडिकेट दैट एब्जॉर्प्शन इज मैक्सिमम एट ब्लू पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम, ब्लू एंड रेड पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम, रेड पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम, वॉयलेट ब्लू एंड द ऑरेंज रेड पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम। बताइए भाई कौन सा पोर्शन था आपके पास, ब्लू पोर्शन आपके पास सबसे ज़्यादा क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और रेड पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, ऑरेंज रेड नहीं करता। सही है, ऑरेंज रेड नहीं करता। यहाँ ऑरेंज रेड होने, वॉयलेट ब्लू हम लगा देते ठीक था, लेकिन अगर यहाँ कम्प्लीटली रेड बोलता तो ठीक होता। सही है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, ब्लू एंड रेड पार्ट। वैसे डायरेक्टली अगर एमसीक्यू कभी भी आए तो आपने उसमें ब्लू एंड रेड ही लिखना है। मैक्सिमम स्पेक्ट्रम की मतलब मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्प्शन जो है ना, वो हमें स्पेक्ट्रम से जो पता लगता है वो कौन सा मिलता है हमें, ब्लू एंड रेड। तो अगर कभी भी एमसीक्यू में आए कि आपका सबसे ज़्यादा रेंज ऑफ वेवलेंथ कौन सी एब्जॉर्ब होती है, तो उसका सिंपल एक ही आंसर होगा, ब्लू एंड रेड। ठीक है, नेक्स्ट, एन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ द क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए बी तो नहीं है, बस सही है। एन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल्स हैव, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो क्लोरोफिल का होता है उसके दो पीक होते हैं, दो पीक, एक वन वैली होता है या दो वैली होता है, या वन पीक और दो वैली होता है। दो पीक्स होता है और वैली नीचे, वैली नीचे, तो भी दो ही होता है। तो दो पीक थे और बीच में एक वैली आ रही थी ना। रेड पर एक आपको पीक मिल रहा था, ब्लू पर एक पीक मिल रहा था, स्टार्ट में ब्लू पे मिल रहा था, एंड में रेड पे मिल रहा था, और बीच में पूरा आपको क्या मिल रही थी, वैली मिल रही थी। ठीक है, तो टू पीक्स एंड वन वैली। नेक्स्ट, पिक अप द वन हैविंग द ब्रॉडेस्ट वैली। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ कैरोटीनॉइड्स, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल बी, एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए। पिक अप वन हैविंग द ब्रॉडेस्ट वैली, किसकी सबसे ज़्यादा ब्रॉडेस्ट वैली आएगी, क्लोरोफिल ए किस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, फोटो P680 को या 700 नैनोमीटर को, 700 नैनोमीटर को। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए में ब्रॉडेस्ट वैली आएगी। ब्रॉडेस्ट वैली का मकसद बहुत बड़ी सी वैली आएगी। तो आपके पास 400 से 7000 नैनोमीटर, 400 से 700 नैनोमीटर तक के दरमियान में एब्जॉर्प्शन होता है। स्टार्ट से पूरी वैली बनना शुरू होगी, सिर्फ और सिर्फ पीक कहाँ पर मिलेगा, 700 के पास आपको मिलेगा, जो कि क्लोरोफिल ए के लिए होगा आपके पास। तो कौन सा ऑप्शन अभी तक दुरुस्त नज़र आ रहा है, क्लोरोफिल ए। सही है, कैरोटीनॉइड्स तो बीच में एब्जॉर्ब करते हैं, तो कैरोटीनॉइड्स के लिए एक वैली स्टार्ट में मिलेगी, बीच में हल्का सा पीक मिलेगा, फिर वैली मिलेगी। तो आपको वन हैविंग अ ब्रॉडेस्ट वैली नहीं, ब्रॉडेस्ट वैली नहीं मिल रही इधर, आपको शॉर्टेस्ट दो मिल रही है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल बी कहाँ पर एब्जॉर्ब करेगा, 680 पर। अब 700 पर जा कर के एक पीक आ रहा था, अब 700 से पहले एक पीक आ जाएगा, तो आप देखो तो अगेन छोटी सी वैली मिल रही है, यानी कि ब्रॉडेस्ट है ये भी, लेकिन एज कम्पेयर टू क्लोरोफिल एक कम है ये वैली। उसके बाद एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए। एक्शन स्पेक्ट्रम तो एक अलग कहानी है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से हमें पता लगता है कि वैली और किसका बेटा आपके पास, पीक्स का। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए शोज द ब्रॉडेस्ट वैली। नेक्स्ट, द एब्जॉर्प्टिव पीक्स इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल बी आर एट द वेवलेंथ ऑफ। क्लोरोफिल बी की मदद से किस वेवलेंथ की लाइट आपके पास एब्जॉर्ब होती है, क्लोरोफिल ए तो कौन सी करता है 700, क्लोरोफिल बी कौन सी करता है 680। तो उसकी वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, 440 से 430 से 670 नैनोमीटर के दरमियान। इससे ज़्यादा तो नहीं करेगा, इससे आगे की तरफ नहीं करेगा, पीछे की तरफ, मतलब 680 तक करेगा ना, इससे आगे तो नहीं करेगा। ठीक है, तो 47 के लिए आपके पास होना चाहिए बी होना चाहिए, यहाँ पर कह रहे हैं 460 से लेकर के 640 के दरमियान में। अब ये बुक के अंदर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो आपके पास बना होगा ना, एब्जॉर्प्टिव पीक्स इन क्लोरोफिल स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए आर एट द वेवलेंथ ऑफ। जो पीक आपके पास बनना शुरू होता है, मतलब वैली जहाँ से पीक में कन्वर्ट होना शुरू होती है। देखो एब्जॉर्प्शन जो है क्लोरोफिल बी का, वो पीक आपको नज़र आता है
वो किस पर 680 नैनोमीटर पर पीक आपको नज़र आता है, लेकिन इसका आगे मकसद ये नहीं कि पीक आपको नज़र आ रहा है तो वैली उसकी जो है वहीं पर डायरेक्टली ऊपर इस तरह से नहीं कि यहाँ तक वैली बनी ऐसे शूट हुआ देन वापस नीचे आ गया, इस तरह से नहीं है। आपसे पूछ रहा है कि एब्जॉर्प्शन पीक मतलब यहाँ से पीक आना शुरू हुआ है आपके पास, तो ये वाली पूरी एब्जॉर्प्शन पीक किधर से लेकर किधर तक है, तो 460 से लेकर के 640 नैनोमीटर्स के दरमियान में ये पीक होती है, ठीक है। देन उसके बाद आपके पास आगे क्या होती है, पीक ख़त्म हो जाती है। दिखाओ मुझे, मैं दिखा रहा हूँ तुम लोगों को, बुक दिखाओ। फर्स्ट ईयर का टॉपिक है ना बायोएनर्जेटिक्स, खोलिए पहले तो इसको सही कर लेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर जो है 44 है, बुक की लाइन है बाकायदा कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम फॉर द क्लोरोफिल इंडिकेट दैट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज मैक्सिमम एट वायलेट ब्लू एंड द ऑरेंज रेड, ठीक है, ये वाली बात हो गई। उसके बाद मज़ीद ये कि आपके पास जो एब्जॉर्प्शन पीक्स होती है क्लोरोफिल की, क्लोरोफिल बी की, उसकी जो रेंज होती है बेटा आपके पास वो थी 630 से लेकर के 660 नैनोमीटर। अब ये जो वैल्यू है 430 से 670, 430 से लेकर के अगर मैं 430 को फॉर एग्जांपल नेगलेक्ट कर दूं, मैक्स आखिरी वाली वेवलेंथ देखेंगे कहाँ तक, तो 670। तो जो आपके पास क्लोरोफिल ए है वो मैक्सिमम 660 तक एब्जॉर्ब करता है, उससे ज़्यादा नहीं करता, तो ये वाला ऑप्शन अभी तक दुरुस्त नहीं है। नेक्स्ट है कि भाई 480 नैनोमीटर तक करेगा, तो ये वाले ऑप्शन में 440 से 480, फॉर एग्जांपल मैं स्टार्टिंग वाली वैल्यू को नेगलेक्ट कर देता हूँ, एंड तक देखता हूँ कि मैक्सिमम कितना कर पा रहा है, तो 480 नैनोमीटर। तो 480 नैनोमीटर की वेवलेंथ की जो आपके पास रेंज है उसको तो ये एब्जॉर्ब करता ही नहीं है, ये 630 से लेकर के 660 के दरमियान में जो कंटेंट होगा उसको एब्जॉर्ब कर रहा होगा। अब ऑप्शन डी जो इसमें 610 लिखा हुआ है, अगेन ये 610 जो है 630 से 660 के दरमियान में लाई नहीं कर रहा, तो ये वाला ऑप्शन दुरुस्त नहीं है। ऑप्शन ए देखो 670 तक आपके पास ये एब्जॉर्प्शन को लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, जबकि ये मैक्सिमम कितने तक एब्जॉर्ब करता है, सिर्फ 660 तक एब्जॉर्ब करता है, इससे ज़्यादा नहीं करता। ये वाले ऑप्शन को देखो 460 से 640, तो मैंने क्या कहा मैक्सिमम वैल्यू को मैं सिर्फ देख रहा हूँ, इनिशियल को भले अभी भूल जाओ। तो आपके पास मैक्सिमम वेवलेंथ कहाँ तक ये एब्जॉर्ब कर पाएगा, 640, जो कि रेंज में आ रहा है 630 से लेकर के 660 के दरमियान में। तो इससे क्या समझ आया कि अगर कभी भी इस तरह के ऑप्शन आपके पास नज़र आए जो कि एक्चुअल वैल्यू से लगा के डायरेक्टली नहीं दिया गया आपके पास, तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने ये देखना है कि स्टार्टिंग पॉइंट अगर आपके रेंज से मैच नहीं कर रहा, तो जो एंडिंग पॉइंट है इट मस्ट बी इन योर रेंज, नॉट ग्रेटर देन दैट, नॉट लेसर देन दैट। ये देखो ये आपके पास मोर देन दैट है, ये भी मोर देन दैट है, ये लेसर देन दैट है, तो इसने तीनों ऑप्शन को हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। हमने कौन सा ऑप्शन दुरुस्त मानना है, ऑप्शन बी इज़ आवर राइट आंसर, ठीक है। तो 460 से लेकर के 640 नैनोमीटर। नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच, ये सबसे पहली लाइन है इस चैप्टर की स्टार्टिंग की। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर अकर्स। जी भाई, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, एक कंपाउंड की रिडक्शन हो रही होती है और एक कंपाउंड की ऑक्सीडेशन, ऐसे ही है। रिडक्शन का मकसद होता है गेन ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, तो हाइड्रोजन को गेन करता है, सही है। तो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और लॉस ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द वाटर, हाइड्रोजन निकल कर चला जाता है, किसके साथ जाके ऐड हो जाता है, ग्लूकोज बनाने में, तो वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। तो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड द ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 49 में आपके पास क्या कह रहा है बेटा, रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस कंसिस्ट ऑफ, दो फेज पर कंसिस्ट होता है, दो मेन फेजेस होते हैं ना उसके, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन अब पहला वाला स्टेप आपके पास। नेक्स्ट, इन अ फोटोसिंथेसिस रेड्यूसिंग पावर एंड एसिमुलेटिंग पावर इज सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन में बनता है आपके पास NADH और आपके पास ATP, एक होता है रेड्यूसिंग पावर, दूसरा होता है एसिमुलेटिंग पावर। नेक्स्ट, फॉर द सिंथेसिस ऑफ द शुगर, ओ भाई डार्क, ओ सॉरी लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन पे लगा दिया। फॉर द सिंथेसिस ऑफ द शुगर बाय रेड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड NADPH2 प्रोवाइड्स, NADPH2 आपके पास एक कोएंजाइम्स है। For the synthesis of sugar by reducing carbon dioxide, NADPH2 provides the coenzyme. एक सेकेंड, for the synthesis of the sugar by reducing carbon dioxide, synthesis of sugar reducing carbon dioxide की मदद से अगर मैं शुगर बनाना चाहता हूँ, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से शुगर बनाना चाह रहा हूँ, केल्विन साइकिल है, केल्विन साइकिल में NADPH प्रोवाइड कर रहा होता है हाईली एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन्स को, सही है, तो हाईली एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, the phase of the photosynthesis in which sugar is synthesized by reducing carbon dioxide is called as dark reaction because it requires darkness, नहीं इसको require darkness नहीं, it does not require light, हाँ इसको require नहीं होती light, it requires the night period, नहीं night period नहीं, day night दोनों में चलता होता है, it cannot proceed in light,
इट कैन नॉट प्रोसीड इन लाइट भाई ये इन टाइप मोड पे लगा दो। इट डज नॉट रिक्वायर लाइट। इट कैन नॉट प्रोसीड इन लाइट भाई लाइट में तो चल रहा होता है तो इट रिक्वायर्ड नाइट पीरियड नो तो ऑप्शन इट डज नॉट रिक्वायर्ड लाइट ऑप्शन बी दुरुस्त हो गया फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू द क्लस्टर्स कॉल्ड एज एंटीना पिगमेंट रिएक्शन सेंटर फोटोसिंथेटिक सिस्टम या फोटो सिस्टम्स क्या बोलते हैं याद करो जल्दी से शाबाश फोटो सिस्टम बोलते हैं कलेक्शन या आपके पास क्लस्टर्स ऑफ द पिगमेंट्स आर कॉल्ड एज फोटो सिस्टम ईच फोटो सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ लाइट गैदरिंग एंटीना कॉम्प्लेक्सेस एंड रिएक्शन सेंटर 54 का क्या होना चाहिए आपके पास दोनों होता है फोटो सिस्टम के अंदर दो चीज़ें होती हैं लाइट जहाँ पर अब्जॉर्ब होता है दैट इज एंटीना कॉम्प्लेक्स जहाँ गैदर होती है उसको हम क्या बोलते हैं रिएक्शन सेंटर जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल कर चला जाता है द रिएक्शन सेंटर ऑफ द फोटो सिस्टम हैव वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल एंड प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मैनी मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए एंड प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तो होता है वन और द मोर मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल एंड प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी एंड प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होना चाहिए रिएक्शन सेंटर पर इस्तेमाल वन मॉलिक्यूल वन और मोर मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल बी तो होता नहीं है रिएक्शन सेंटर में नहीं वन और द हाँ ए और कैरोटिनॉइड्स होते हैं वो क्योंकि वो तो एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं वो तो फोटो सिस्टम्स के अंदर मौजूद होंगे वन और द मोर मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल एंड प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ये दुरुस्त होना चाहिए कि फोटो सिस्टम में आपके पास जो रिएक्शन सेंटर होता है वहाँ पर क्लोरोफिल ए होता है क्योंकि यही पहले इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है ठीक है तो आपके पास वन ऑफ द मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल ए आर द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स कहाँ पर पड़े होते हैं रिएक्शन सेंटर्स ऑफ फोटो सिस्टम में नेक्स्ट देयर आर द टू फोटो सिस्टम्स एसोसिएटेड विद फोटोसिंथेसिस व्हिच में हैव द नेम इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्कवरी एज पहले डिस्कवरी किसकी हुई थी फोटो सिस्टम 700 की देन फिर किसकी हुई थी फोटो सिस्टम 680 की उसी के लिहाज से हम उसको क्या कहते हैं फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 तो यहाँ पर पूछ रहा है नेम इन पहले कौन डिस्कवर हुआ था फोटो सिस्टम 2 या फोटो सिस्टम 1 नहीं फोटो सिस्टम 2 पहले डिस्कवर हुआ था देन फिर फोटो सिस्टम 1 डिस्कवर हुआ था सही है बल्कि नहीं फोटो सिस्टम 1 ही पहले डिस्कवर हुआ था जो कि 700 नैनोमीटर पर डिस्कवर हुआ था और फोटो सिस्टम 2 जिसको हम 680 कहते हैं वो बाद में डिस्कवर हुआ था तो फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 तो पहले फोटो सिस्टम 1 डिस्कवर हुआ देन फिर फोटो सिस्टम 2 तो दे आर द टू फोटो सिस्टम एसोसिएटेड विद द फोटोसिंथेसिस व्हिच हैव बीन नेम्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्कवरी एज नाम पूछ रहा है मेनली यहाँ पर तो फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 देते हैं 56 सही है सी है नेक्स्ट फोटो सिस्टम वंस हैव अ फॉर्म ऑफ क्लोरोफिल ए विच एब्जॉर्ब द बेस्ट द लाइट ऑफ जो आपके पास बेटा यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है पूछा ये जा रहा है कि फोटो सिस्टम 1 हैज़ अ फॉर्म ऑफ क्लोरोफिल अभी इन्होंने बोला कि फोटो सिस्टम 1 है जिसमें फॉर्म ऑफ क्लोरोफिल ए मौजूद है विच एब्जॉर्ब द बेस्ट द लाइट ऑफ क्लोरोफिल ए का काम क्या है कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करना 700 नैनोमीटर को एब्जॉर्ब करना नेक्स्ट एसोसिएटेड नियर बाय each reaction center of a photo system there is a specialized molecule called as associated nearby each reaction center आस पास बड़े हुए जो नियर बाई चीज़ें होती हैं ना रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटो सिस्टम के देयर इज अ स्पेशलाइज्ड मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एज प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्लोरोफिल भी एक्सेसरी पिगमेंट्स या कैरोटिनॉइड प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स बड़े होते हैं आपके पास एसोसिएटेड नियर बाय ईच रिएक्शन सेंटर जो रिएक्शन सेंटर है उसके आस पास फोटो सिस्टम के देयर इज ए स्पेशलाइज्ड मॉलिक्यूल कॉल्ड एज प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो जा करके इलेक्ट्रॉन इधर एक्सेप्ट होता है एक्सेसरी पिगमेंट थोड़ी पूछा है बेटा एक्सेसरी पिगमेंट पूछा तो फिर कैरोटिनॉइड इसका राइट आंसर होता या एक्सेसरी पिगमेंट डायरेक्टली पूछता है कि आसपास कौन एनर्जी मजीद एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है तो ज़ैंथोफिल एंड कैरोटिनॉइड तो फिर इसका आंसर होता है एक्सेसरी पिगमेंट्स यहाँ पर पूछा एसोसिएटेड नियर बाय ईच रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटो सिस्टम देयर इज अ स्पेशलाइज्ड मॉलिक्यूल एंटीना कॉम्प्लेक्स के आसपास भी पड़े होते हैं आपके पास जो है ना एक्सेसरी पिगमेंट लेकिन रिएक्शन सेंटर के आसपास प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पड़ा होता है पिक अप द फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट विच इज प्रीडोमिनेंट नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो जेड स्कीम साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो जेड स्कीम तो हम नॉन साइक्लिक को ही कहते हैं नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो जेड स्कीम साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो और जेड स्कीम पिक अप द फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट विच इज प्रीडोमिनेंट डोमिनेंट कौन सा है दोनों ही नॉन साइक्लिक होता है जिसको हम जेड स्कीम कहते हैं आमतौर पर हमें कौन सा मिलता है नॉन साइक्लिक ना मतलब इलेक्ट्रॉन निकल कर चला जाता है फेरेडॉक्सिन से वापस नहीं आता लेकिन बॉडी में जब एटीपी की अमाउंट
कम है और NADPH की अमाउंट ज़्यादा होती है आपके पास, तो फिर आपके पास नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन शुरू हो जाती है। तो जेड स्कीम नॉन साइक्लिक का ही नाम था। तो प्रीडोमिनेंट या मेनली कौन डोमिनेंट है, आमतौर पर कौन सा मिलता है, हमें मिलता है नॉन साइक्लिक, जिसको हम जेड स्कीम कहते हैं, क्योंकि जेड पाथवे वहाँ आपको बाकायदा नजर आता है। नेक्स्ट द जिगजैग फ्लो नजर आता है। नेक्स्ट द फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट विच इन्वॉल्व ओनली फोटोसिस्टम 1 इज कॉल्ड एज the photosynthetic electron transport which involve only photosystem 1 it is called as non-cyclic electron flow, Z scheme, cyclic electron flow, non-cyclic electron flow और Z scheme। बताओ सिर्फ कौन सा फोटोसिस्टम 1 इंक्लूड होना चाहिए? साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में सिर्फ और सिर्फ फोटोसिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है, उसी में इलेक्ट्रॉन अंदर ही अंदर घूम रहा होता है। फोटोसिस्टम 2 जो है ना वो इलेक्ट्रॉन नहीं प्रोवाइड कर रहा होता बेसिकली तौर पर आपको, वरना पहले नॉन साइक्लिक में क्या होता है, फोटो सिस्टम 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, देन वो फोटो सिस्टम 1 तक जाता है, देन फिर आगे चला जाता है, फिर फोटो सिस्टम 2 आता है, उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बस फोटो सिस्टम 1 में जाता है, उससे निकलता है, फिर वापस आता है फोटो सिस्टम 2 के बाद, देन फिर फोटो सिस्टम 1 में जाता है, फिर इलेक्ट्रॉन निकलता है, उसके बाद जाता है, मतलब फोटो सिस्टम 2 अपना इलेक्ट्रॉन नहीं प्रोवाइड कर रहा होता। तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई, कौन सा आपके पास द फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट विच इन्वॉल्व ओनली फोटो सिस्टम 1 इज कॉल्ड एज नॉन साइक्लिक या साइक्लिक? 60 में साइक्लिक होगा आपके पास, मतलब साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में ओनली फोटो सिस्टम 1 इज इंक्लूडेड। ठीक है, उसके बाद द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो इज कॉल्ड, एक सेकंड रुकना। नेक्स्ट एमसीक्यू, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग द नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो इज कॉल्ड, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में जेड स्कीम फॉलो नहीं होती, लाइट रिएक्शन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहलाती है, सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड NADPH। देखो NADPH तो बनता ही नहीं है जब आपके पास क्या शुरू हो जाती है, नॉन साइक्लिक, तो ये वाला तो ऑप्शन वैसे ही गया। नॉन साइक्लिक फोस्फोराइलेशन इसको हम बोल सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग द नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो इज कॉल्ड नॉन साइक्लिक फोस्फोराइलेशन, यही तो कहते हैं, इसका नाम ही यही है। लाइट रिएक्शन तो नहीं कह सकते और जेड स्कीम भी हम नहीं कह सकते। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग द साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो इज कॉल्ड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। फॉर्मेशन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग द साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो के दरमियान जो एटीपी बनता है उसका हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। ओ भाई, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहा जाता है, बल्कि नहीं, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग द साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो इज कॉल्ड ड्यूरिंग साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। अरे नहीं भाई, पहले पूछा था बेटा नॉन साइक्लिक, तो नॉन साइक्लिक में तो जेड स्कीम फॉलो होती है ना, तो फॉर्मेशन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग द नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो इज कॉल्ड लाइट रिएक्शन। नहीं, लाइट रिएक्शन तो साइक्लिक नॉन साइक्लिक दोनों को बोलेंगे तो ये जेड स्कीम कह सकते हैं, सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड NADPH। फॉर्मेशन ऑफ एटीपी उसको कहते क्या, इज कॉल्ड, तो जेड स्कीम कहते हैं उसे। 61 एक बार देखने दो, नहीं बेटा ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग द नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, तो फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इसलिए फॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक है तो इसलिए नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। अब पूछ रहा है साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो इज कॉल्ड, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो को हम क्या कहते हैं? साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो को साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन कहेंगे, क्योंकि एटीपी तो इससे बनेगा। उसके बाद द स्प्लिटिंग, जेड स्कीम नहीं होती आपके पास, splitting up of water molecule into the hydrogen ions and an oxygen atom by light is called as photolysis of water. Next, the correct sequence of the electron carriers which receive the electron from the primary electron acceptor of photosystem 2 and pass it to the photosystem 1. प्लास्टोक्विनोन के पास जाता है, देन प्लास्टोसाइनिन के पास जाता है, और कहाँ गया, प्लास्टोक्विनोन से प्लास्टोसाइनिन के पास जाएगा, फिर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास जाएगा, साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स आपके पास प्रोटॉन पंप के तौर पर एक्ट करता है, वो अंदर भेज देता है, सही है, प्रोटॉन्स को, जिसकी मदद से अंदर प्रोटॉन ग्रेडियंट बढ़ जाता है, देन एटीपी सिंथेस एक्टिव होता है। तो प्लास्टोक्विनोन से प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से कहाँ चला जाता है, फोटो सिस्टम 1 में। तो ऑप्शन बी दुरुस्त होना चाहिए 64 का। रुको, अब पहले बेटा प्लास्टोक्विनोन से प्लास्टोसाइनिन के पास नहीं जाएगा, पहले प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में मिलकर जाएगा, ठीक है। तो जब प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, देन फिर प्लास्टोसाइनिन, तो फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन निकलता है, प्लास्टोक्विनोन, देन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, देन फिर प्लास्टोसाइनिन, देन फिर फोटो सिस्टम 1। तो ऑप्शन डी दुरुस्त है आपके पास, ठीक है। देन 64 के बाद 65 अगर बेटा देखें तो पिक अप द
वन नॉट इन्वॉल्व इन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑफ द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। लाइट रिएक्शन में आपके पास क्या नहीं हो रहा होता? पिक अप द वन नॉट इन्वॉल्व इन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोसाइनिन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स या फेरेडॉक्सिन। पिक अप द वन नॉट इन्वॉल्व इन अ साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में फेरेडॉक्सिन से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को वापस मिल दिया जाता है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को इलेक्ट्रॉन दे दिया जाएगा तो प्लास्टोसाइनिन तो इन्वॉल्व होगा, तो फेरेडॉक्सिन भी इन्वॉल्व होता है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स भी इन्वॉल्व होता है, प्लास्टोसाइनिन भी इन्वॉल्व होता है, लेकिन प्लास्टोक्विनोन इन्वॉल्व नहीं होता क्योंकि प्लास्टोक्विनोन तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो फोटो सिस्टम 2 का होता है उससे इलेक्ट्रॉन लेता है। ठीक है, उसके बाद as electron moves down the photosynthetic electron transport chain, their energy goes on decreasing and is used by the thylakoid membrane to produce what? जो इलेक्ट्रॉन मूव होता है डाउन द फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, देयर एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड यूज इन द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन टू प्रोड्यूस एटीपी, वाटर, ऑक्सीजन या एनएडीएच। ये एनर्जी किधर इस्तेमाल होती है? सिंपल ना, एटीपी सिंथेसिस फॉर्मेशन में। देखो इलेक्ट्रॉन नीचे आता है, इलेक्ट्रॉन कम होना शुरू होता है तो प्रोटॉन पंप एक्टिव होता है, प्रोटॉन को अंदर करता है, तो मतलब वो एनर्जी बेसिकली प्रोटॉन पंप को एक्टिवेट कराने में इस्तेमाल हो गई। प्रोटॉन पंप अंदर ओपन हुआ तो अंदर प्रोटॉन जमा हो गए, प्रोटॉन जैसे ही जमा हुए तो अंदर ग्रेडियंट ऑफ प्रोटॉन बढ़ जाता है, एटीपी सिंथेस एक्टिव होता है, प्रोटॉन को वापस भेज देता है और एटीपी तैयार होती है। तो मेनली वो प्रोटॉन की वजह से एटीपी बनी है, तो प्रोटॉन को अंदर लाने में कौन इन्वॉल्व था? वो इलेक्ट्रॉन जो हाईली एनर्जाइज था। तो एटीपी फॉर्मेशन में बेसिकली तौर पर वो एनर्जी क्या हुई? इस्तेमाल हुई। एनएडीपीएच तो बनता ही नहीं वहाँ पर। ठीक है, वाटर फॉर्म नहीं होता, ऑक्सीजन फॉर्म नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट, और क्योंकि फोटोलिसिस ऑफ वाटर की मदद से ऑक्सीजन फॉर्म होता है आपके पास, यहाँ पर इसकी वजह से फॉर्म नहीं होता। 67 की अगर हम बात करें तो 67 आपके पास, द केमिकल एनर्जी फॉर द सिंथेसिस ऑफ द शुगर ड्यूरिंग द केल्विन साइकिल इज प्रोवाइडेड बाय। वो केमिकल एनर्जी जो कि आपके पास केल्विन साइकिल के अंदर, द केमिकल एनर्जी फॉर द सिंथेसिस ऑफ शुगर बाय द केल्विन साइकिल इज प्रोवाइडेड बाय एटीपी जनरेटेड बाय द लाइट रिएक्शन। वो एटीपी जो कि लाइट रिएक्शन में जनरेट होती है ना बेटा आपके पास, वो केल्विन साइकिल के अंदर इस्तेमाल होती है ताकि क्या फॉर्म हो? G3P फॉर्म हो। केल्विन यही था ना आपके पास, केल्विन साइकिल क्या था? G3P फॉर्मेशन। तो केल्विन साइकिल के अंदर एटीपी किधर से इस्तेमाल हो रही थी? वो एटीपी जो कि लाइट रिएक्शन में बनी थी वो यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा था ना आपके पास। और अगर डार्क रिएक्शन की बात करते हैं तो डार्क रिएक्शन में भी वो एटीपी और एनएडीपीएच जो आपके पास तैयार होता है, सही है, लाइट रिएक्शन है वो इस्तेमाल हो जा रहा था यहाँ पर। ठीक है, अदरवाइज नॉर्मल प्रोसेस में लाइट रिएक्शन होता है देन केल्विन साइकिल चलना शुरू हो जाती है। सही है, केल्विन साइकिल जब चलना शुरू होती है तो केल्विन साइकिल में एटीपी कहाँ से आता है? लाइट रिएक्शन वाला इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, उसके बाद पिक अप द करेक्ट फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑफ द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात कर रहे हैं, नॉन साइक्लिक है सेकंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो दोबारा होती है, सेकंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब ये सेकंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कब होती है भाई? आपके पास ग्लाइकोलिसिस के बाद होती है। ग्लाइकोलिसिस के बाद क्या होता है? क्रैब साइकिल। देन क्रैब साइकिल से इलेक्ट्रॉन चला जाता है कहाँ पर? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। तो वहाँ पर पहले क्या होता है? NADPH, देन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम 1, देन NADP, देन फोटो सिस्टम 1, या फिर फोटो सिस्टम 1 देन फेरेडॉक्सिन, देन फिर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, देन फोटो सिस्टम 1 एंड NADP, या फोटो सिस्टम 1 प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम 1 देन NADP एंड फेरेडॉक्सिन, या फोटो सिस्टम 1 प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम 1 फेरेडॉक्सिन एंड NADP। ये पढ़ाया बेटा। बेटा यहाँ जो सेकंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है इसका मकसद क्या है? जो आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ते हो कि फोटो सिस्टम 2 से फोटो सिस्टम 1 में आएगा, देन फोटो सिस्टम 1 से आगे जाएगा निकल कर फेरेडॉक्सिन, देन आगे फर्दर आपके पास NADPH फॉर्मेशन में इस्तेमाल हो जाएगा। तो यहाँ फोटो सिस्टम 2 से लेके 1 तक हम कहते हैं कि एक बार इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हुआ, मतलब एक बार इलेक्ट्रॉन ऊपर गया और नीचे आ गया। देन फोटो सिस्टम 1 से निकल कर आपके पास फेरेडॉक्सिन के बाद, देन फेरेडॉक्सिन से आपके पास निकल कर NADP पॉजिटिव को मिलता है, देन NADPH फॉर्म हो जाता है। तो ये आपके पास सेकंड टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हम इसे कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर यही पूछ रहे हैं कि सेकंड टाइम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन किधर से स्टार्ट होगी? तो फोटो सिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन निकलता है, उसके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाता है, देन उसके बाद फेरेडॉक्सिन के पास जाता है, देन NADP उसको एक्सेप्ट करता है और NADPH में कन्वर्ट हो जाता है। ऑप्शन डी, द पाथवे यूजेस द फोटो सिस्टम 1 बट नॉट द फोटो सिस्टम 2। वो पाथवे आपने बताना है जो कि फोटो सिस्टम 1 यूज़ करता है लेकिन फोटो सिस्टम 2 यूज़ नहीं करता। साइक्लिक मैनर में फोटो सिस्टम 2 इस्तेमाल नहीं हो रहा होता, फोटो सिस्टम 1 इस्तेमाल होता है। तो नॉन साइक्लिक या साइक्लिक? साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ATP जनरेटेड बाय द coupling of electron transport chain by chemosmosis, involvement of chemosmosis, involvement of electron transport chain या oxidative phosphorylation। तो जो यहाँ पर वर्ड बेटा आपके पास ऑप्शन ए दुरुस्त होगा। क्यों दुरुस्त होगा? ड्यूरिंग द साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ATP जनरेटेड बाय द कपलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बाय कीमोस्मोसिस। कीमोस्मोसिस तो इसलिए कहते हैं क्योंकि आपके पास प्रोटॉन पंप एक्टिवेट होता है,
H प्लस आइन अंदर आ जाते हैं थैलाकोइड मेम्ब्रेन के, देन वो वापस बाहर जाते हैं और एटीपी सिंथेसाइज होता है। तो इस प्रोसेस में जो एटीपी सिंथेसिस होती है वो होती है कीमोस्मोसिस। अब कीमोस्मोसिस का पार्ट दो जगह पर है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ कीमोस्मोसिस या कपलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो भाई जो आपके पास साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चल रही होती है बेटा, उसमें कपलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी चल रही होती है, मतलब दोबारा से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन उल्टा चलना शुरू हो जाती है, देन दोबारा चलती है, फिर वापस जाएगा, फिर वापस आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, फिर आगे जाएगा फेरोटॉक्सिन के पास, फिर वापस आ जाएगा साइटोक्रोम के पास, फिर जाएगा फेरोटॉक्सिन के बाद, फिर वापस आ जाएगा साइटोक्रोम के पास। तो कपलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रही है और साथ में कीमोस्मोसिस भी चल रही है। तो कौन सा ऑप्शन दुरुस्त हो गया? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, मैकेनिज्म फॉर द एटीपी सिंथेसिस एंड कीमोस्मोसिस इन। आपसे सवाल ये है कि मैकेनिज्म फॉर द एटीपी सिंथेसिस इज कीमोस्मोसिस इन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन या बोथ साइक्लिक एंड द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। बोथ में होता है बेटा, साइक्लिक में भी होता है और नॉन साइक्लिक में भी, क्योंकि दोनों में आपके पास जो एटीपी सिंथेस प्रोटॉन पंप से एक्टिवेट होता है। जब जब एक्टिवेट हो रहा है तब तब आपके पास क्या होगा बेटा? एटीपी विल बी फॉर्म। नेक्स्ट 72। अब आपके पास बेटा क्या है? द डिटेल्स ऑफ द पाथ of the carbon in the dark reaction of the photosynthesis were discovered by Melvin Kelvin and his colleagues at Oxford University। हटा दो इसको। 73। The cyclic series of the reaction by which carbon is fixed, कार्बन फिक्सेशन होती है आपके पास, एंड रिड्यूस रिजल्टिंग, कार्बन फिक्सेशन होती है साथ में रिडक्शन होती है, रिजल्टिंग इन अ सिंथेसिस ऑफ शुगर इज कॉल्ड। शुगर भी बनता है आपके पास किस प्रोसेस में? G3P तैयार हो रहा था केल्विन साइकिल, और केल्विन साइकिल के अंदर आपके पास कार्बन फिक्सेशन हो रही थी और साथ में G3P बन रहा था। दो G3P जुड़ के क्या बनाएंगे? ग्लूकोज बनाएंगे आपके पास। तो ये केल्विन साइकिल हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट, फर्स्ट फेज ऑफ केल्विन साइकिल इज, पहला फेज क्या होता है? रिडक्शन का होता है, तो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा फेज क्या होता है? तीसरा तो होता है रीजनरेशन का, दूसरा क्या होता है? फर्स्ट स्टेप आपके पास बेटा क्या होता है? फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यूबिस्को के साथ कंबाइन होता है तो आपके पास RUBP बनाता है, सही है। तो फिक्सेशन, दूसरा स्टेप होता है रिडक्शन, तीसरा स्टेप होता है रीजनरेशन। तो फिक्सेशन, रिडक्शन दूसरा, रीजनरेशन तीसरा। तो कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है? ऑप्शन सी। केल्विन साइकिल बिगिंस व्हेन अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद अ हाईली रिएक्टिव फॉस्फोराइलेटेड 5 कार्बन शुगर नेम्ड एज। केल्विन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड कौन से 5 कार्बन एटम वाले कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है? राइबोलोज बिसफॉस्फेट, राइबोलोज डाइफॉस्फेट, रिबुलोज बिसफॉस्फेट या फिर राइबोस बिसफॉस्फेट। राइबोलोज बाइफॉस्फेट तो बोलते हैं नहीं, राइबोलोज बिसफॉस्फेट बोलते हैं। तो ऑप्शन ए दुरुस्त हो गया क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपके पास और यहाँ पर बिस का वर्ड यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिडक्शन फेज ऑफ केल्विन साइकिल फॉलोइंग चेंजेस अगर। फर्स्ट स्टेप हो रही है जिसको हम कहते हैं रिडक्शन, फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाला फेज, उसमें रिडक्शन फेज है केल्विन साइकिल का। सॉरी, ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेप ऑफ अ रिडक्शन फेज, फर्स्ट स्टेप ऑफ रिडक्शन फेज मतलब दूसरा स्टेप चल रहा है केल्विन साइकिल का जिसमें रिडक्शन हो रही है, ठीक है। तो उसका जो फर्स्ट स्टेप है वो फर्दर स्टेप्स पर कंसिस्ट है। तो जो रिडक्शन वाला जो प्रोसेस है केल्विन साइकिल का, जो दूसरा प्रोसेस होता है उसके फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? क्या 3 फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड कन्वर्ट होगा 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में, या G3P कन्वर्ट होगा RUBP में? G3P तो कन्वर्ट ही नहीं होता RUBP में, तो इसको तो हटा दो। 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट G3P बनाएगा आपके पास, उसके बाद G3P स्टार्च बनाएगा क्या आपके पास? तो G3P स्टार्च बनाता ही नहीं है। तो ऑप्शन बी और डी तो गया, ऑप्शन ए बचा 3 फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड कन्वर्ट होगा 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। तो 76 का बेटा आपके पास गौर करो अगर, तो रिडक्शन के अंदर 2 स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप में 3 फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड कन्वर्ट होता है आपके पास किसमें? बिसफॉस्फो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में। देन 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होता है G3P में। जो सेकंड स्टेप, सेकंड प्रोसेस चल रहा होता है केल्विन साइकिल का जिसमें रिडक्शन फेज होता है, इस रिडक्शन फेज में पहले 3 फॉस्फोग्लाइसर, देखो फर्स्ट फेज में 3 फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड बन चुका होता है, फिर जब रिडक्शन का फेज शुरू होता है तो 3 फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड कन्वर्ट होता है पहले 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में, ATP रिक्वायर्ड होता है आपके पास। देन 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होता है G3P में। तो इधर देखो ये आपके पास रिडक्शन फेज के ही दोनों रिएक्शन लिखे हुए हैं, लेकिन पहले कौन सा होगा? ये वाला होगा, देन फिर कौन सा होगा? ये वाला होगा। समझ आ गई बात? तो ये ऑप्शन ए दुरुस्त हो गया। नेक्स्ट, एसिमिलेटिंग, अभी अगर जिसको नहीं भी याद आ रहा था ना वो भी कर लेगा। देखो रिडक्शन में 2 प्रोसेस होते हैं, दूसरे वाले में यानी एंड में G3P बनता है, तो जिसमें G3P बन रहा है उसको तो दूसरे स्टेप पे डाल दो, तो एक ही ऑप्शन बचता, ऑप्शन नंबर 1।
ठीक है। द एसिमिलेटरी एंड द रेड्यूसिंग पावर सिंथेसाइज इन द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस आर यूटिलाइज्ड इन, कहाँ इस्तेमाल हो जाता है? डार्क रिएक्शन में इस्तेमाल हो जाता है। तो फिक्सेशन फेज ऑफ केल्विन साइकिल, और यहाँ पर अभी इस्तेमाल होता है, केल्विन साइकिल में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन केल्विन साइकिल में किधर? केल्विन साइकिल में आपके पास जो है रिडक्शन फेज में बेसिकली इस्तेमाल हो रहा होता है। तो क्या रीजनरेशन फेज में इस्तेमाल होता है या रिडक्शन फेज ऑफ केल्विन साइकिल में इस्तेमाल होता है? किधर इस्तेमाल होता है? 77 का आंसर होना चाहिए सी। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि 3-फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड कन्वर्ट होता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में, जो कि रिडक्शन फेज ऑफ द केल्विन साइकिल में आपके पास चल रहा था, ठीक है। तो रिडक्शन फेज ऑफ केल्विन साइकिल में वो वाला एटीपी इस्तेमाल होता है जो एटीपी कहाँ बना था? लाइट रिएक्शन से बना था। नेक्स्ट चलते हैं 78, द फेज ऑफ द केल्विन साइकिल इन विच लेस एटीपीज ऑफ लाइट रिएक्शन आर यूज्ड इन। लेस एटीपीज कहाँ यूज होते हैं आपके पास केल्विन साइकिल के अंदर जो लाइट रिएक्शन से बना था? फिक्सेशन, रीजनरेशन, रिडक्शन या रिडक्शन एंड रीजनरेशन? 78 बताइए भाई। हाँ, रिडक्शन में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, रीजनरेशन में कम इस्तेमाल होता है। द फेज ऑफ द केल्विन साइकिल इन विच लेस एटीपीज ऑफ लाइट रिएक्शन आर यूज्ड इन। लेस एटीपीज रीजनरेशन में इस्तेमाल होता है, ज़्यादा एटीपी रिडक्शन फेज में इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसके बाद 78 के बाद आपके पास 79 में आपसे क्या पूछ रहे हैं? 79 में आपसे पूछ रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड NADPH एंड ATP मॉलिक्यूल्स आर रिस्पेक्टिवली रिक्वायर्ड फॉर 1 केल्विन साइकिल आर। तो भाई 3 कार्बन डाइऑक्साइड आपको रिक्वायर्ड होता है एक केल्विन साइकिल को कराने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए में पहले लिखा होगा कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है NADPH के लिहाज से, और तीसरा ऑप्शन है ATP। सब ऑप्शन में इसी तरह से। तो एक केल्विन साइकिल है और 3 कार्बन डाइऑक्साइड हमें चाहिए होती है, तो ऑप्शन ए में ही 3 कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके अलावा किसी ऑप्शन में है ही नहीं। 2 केल्विन साइकिल बोलता तो फिर ये वाला ऑप्शन दुरुस्त हो जाता है, लेकिन एक केल्विन साइकिल बोल रहा है तो एक केल्विन साइकिल में 3 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो ऑप्शन ए वैसे ही दुरुस्त हो गया। बकिया 6 NADPH चाहिए होता है और 9 ATP आपके पास जो है ना रिक्वायर्ड होते हैं केल्विन साइकिल के अंदर, जो कि लाइट रिएक्शन से बनता है। नंबर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड NADPH2 एंड ATP मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू सिंथेसाइज 1 माल्टोज मॉलिक्यूल। व्हाट इज माल्टोज? माल्टोज 2 ग्लूकोज से मिलकर के बनता है, ठीक है। माल्टोज 2 ग्लूकोज से मिलकर के बनता है आपके पास। तो जो आपके पास केल्विन साइकिल है वो 2 बार होनी चाहिए। केल्विन साइकिल कितने बार होनी चाहिए? 2 बार होनी चाहिए। तो केल्विन साइकिल जब 2 बार होगा तो सब कुछ 2-2 चाहिए होगा आपके पास। तो कार्बन डाइऑक्साइड 2 बार केल्विन साइकिल होगी तो 6 चाहिए, 1 बार होती है तो 6 NADPH, 2 बार होगा तो 12, 9 NADP 1 बार इस्तेमाल होता है, और वरना फिर 18। तो ऑप्शन बी दुरुस्त हो गया। रेशियो ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड NADPH2 एंड ATP मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू सिंथेसाइज 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल फ्रॉम द आउटपुट ऑफ द C3 पाथवे इज रिस्पेक्टिवली। कितना कार्बन डाइऑक्साइड NADPH2 और ATP मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होगा ताकि हम सिंथेसाइज कर पाएँ एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से फ्रॉम द आउटपुट ऑफ द C3P पाथवे इज रिस्पेक्टिवली? बताइए। नहीं समझ आया क्वेश्चन? 3, 6 और 9। नहीं। रेशियो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड NADPH2 एंड ATP मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू सिंथेसाइज 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल फ्रॉम द आउटपुट ऑफ C3 पाथवे। आउटपुट क्या होता है C3 पाथवे का? बेटा आउटपुट होता है C3 पाथवे का G3P। G3P से हमें ग्लूकोज बनाना है, तो G3P से ग्लूकोज बनाने के लिए आपको कितना कार्बन डाइऑक्साइड, कितना NADPH2 और कितना ATP चाहिए, ये पूछ रहे हैं आपसे। यहाँ पर इस क्वेश्चन में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछ रहे बल्कि रेशियो पूछ रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड NADPH2 और ATP मॉलिक्यूल कितना आपके पास जो चाहिए, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं? ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना सकते हैं फ्रॉम द हेल्प ऑफ G3P। सही है। तो 2 मॉलिक्यूल G3P का बनता है आपके पास, तब जाकर के एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेगा। मतलब 2 बार केल्विन साइकिल होगी, तो और जब 2 बार केल्विन साइकिल होती है तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, 12 NADPH2 चाहिए, और ATP कितना चाहिए होता है? 18। इसका रेशो बताओ। तो 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18। तो रेशो क्या आया? 1:2:3। नेक्स्ट, द रेशो ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड NADPH2 एंड ATP मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड फॉर द 1 केल्विन साइकिल। अगेन सेम रेशो 1:2:3, ठीक है, क्योंकि 1 केल्विन साइकिल में आपके पास 6 12 और 18 चाहिए होता है। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18। The ratio of the carbon dioxide NADPH2 and ATP molecule required to synthesize starch from the output of Kelvin cycle. What is the formula of starch? C12H22O11। मतलब 12 कार्बन G3P 1 बार बनता है, तो बिल्कुल स्टार्ट वाले को देखो, ये वाला रेशियो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ATP रिक्वायर्ड टू फॉर्म द 1 केल्विन साइकिल। 1 बार केल्विन साइकिल होगी, मतलब 1 बार G3P बनेगा, तो ये वाला चाहिए आपको। सही है। एक मिनट रुको तो सही। आपके पास देखो 79 में 1 बार केल्विन साइकिल का रेशो यहाँ दिया हुआ है। आपको कह रहे हैं कि स्टार्च बनाना है। स्टार्च का मकसद है 12 कार्बन एटम का कंपाउंड है,
तो 3 कार्बन एटम के कंपाउंड के लिए ये वाला रेशियो है। आपको जाना है कहाँ तक? 12 के लिए, मतलब 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, 3 3 दा 9, 3 4 दा 12, मतलब 4 बार ये साइकिल होगी तो 12 कार्बन एटम टोटल आपके पास यहाँ से प्रोड्यूस होंगे, जिससे माल्टोज बनेगा। तो 4 बार ये साइकिल होगी, तो 4 बार का अगेन रेशियो क्या मिलेगा आपको? मतलब 3 आपके पास 4 से मल्टीप्लाई करो, 3 4 दा 12 कार्बन डाइऑक्साइड विल बी रिक्वायर्ड। 6 को 4 से 6 6 4 दा 24 और 9 3 दा 9 4 दा 36, 9 4 दा 36, 12 1 दा 12, 12 2 दा 24, 12 3 दा 36, अगेन 1:2:3। तो स्टार्च बनाना है ना, स्टार्च बनाना है ना, तो स्टार्च का फार्मूला होता है C12H22O11। तो स्टार्च बनाना है तो पहले तो G3P बनाएंगे, G3P को जोड़ेंगे तो ग्लूकोज बनेगा, फिर ग्लूकोज और गैलेक्टोज को हम जोड़ेंगे, सॉरी ग्लूकोज और स्टार्च बनाना है ना, तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज सक्रोज बनता है, ग्लूकोज प्लस माल्टोज लैक्टोज बनता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज लैक्टोज बनता है, ठीक है। और आपको बनाना है यहाँ पर क्या है? स्टार्च बनाना है। स्टार्च के अंदर फॉर्मूला क्या है? C12H22O11 है ना, तो C12H22O11 को भले आपने कहीं बनते हुए नहीं देखा, लेकिन C12 का मकसद है 12 कार्बन एटम का कंपाउंड बनाना है। 12 कार्बन एटम का कंपाउंड बनाने के लिए आपको 3 कार्बन एटम के रेशियो से स्टार्ट करना है कि पहले 3 कार्बन एटम बनेगा G3P की शक्ल में, फिर 3 कार्बन एटम बनेगा G3P की शक्ल में, फिर 3 कार्बन एटम बनेगा G3P की शक्ल में, फिर 3 कार्बन एटम बनेगा G3P की शक्ल में। तो 6 6 12 हो गए आपके पास। तो 4 बार केल्विन साइकिल हुई ना, तो 4 बार केल्विन साइकिल और 10 बार केल्विन साइकिल और रेशियो क्या रहेगा? 1:2:3 रहेगा। 3 carbon dioxide, 6 NADPH, 9 ATP will be required, C3H6O3, 6 NADPH plus 9 ATP plus 9 organic phosphate. It is summarized equation of light reaction of photosynthesis, dark reaction of photosynthesis या respiration। किसकी इक्वेशन है ये? और से देख लो। बेटा NADPH जो बनता है ना लाइट रिएक्शन में, वो इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है आपके पास डार्क रिएक्शन में, सही है। वो क्या होता है आपके पास? डार्क रिएक्शन में। और ये पूरी इक्वेशन डार्क रिएक्शन की तो लिखी हुई है। 3 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 NADPH ज़्यादा है, 9 ATP इस्तेमाल होता है, आपके पास C3H2O3 आपके पास फॉर्म होता है। उसके बाद आपके पास बनता है 6 NADP plus 9 ATP, 9 अनऑर्गेनिक फॉस्फेट और 3 वाटर मॉलिक्यूल। इट इज़ कंप्लीट इक्वेशन ऑफ डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर आपका ये वाला भी पोर्शन पूरा कंप्लीट हो गया।